10-15 मिनट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताखीर पर आने पर माजरत है, कुछ तकनीकी वजूहात थी, इंटरनेट दस्तयाब नहीं था। कराची के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। खास डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है शाह फैसल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बहुत तारीखी जलसा कह रही है, लेकिन उनके जो मुखालफीन हैं, अब से चंद लम्हात पहले सईद गनी ने ये कहा है कि जी ये जलसा बदतरीन नाकामी का शिकार है, जबकि एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये पैगाम आया है और मैसेज दिया गया है कि जी कराची में जो शाह फैसल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, उसमें बेशतर गैर मकामी अफराद थे। तो कराची में 16 को, यानी कि अब से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इंतखाबी जो कैंपेन है वो उसकी वक्त है उसका खत्म हो चुका होगा। 16 अक्टूबर को 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। क्या होगा जी? फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, कराची की सियासत कहाँ जा रही है, हमने बात करनी है। ज़हीर केस पर भी बात करनी है, फारूक समी और अरमान भाई का ये कहना था कि हम उस पर बात नहीं कर पा रहे, तो हमने उस पर भी बात करनी है। तो अरमान भाई आपको भी वेलकम और फारूक भाई आपको भी वेलकम। क्या कहेंगे फारूक भाई, आज के ये जो पीटीआई का जलसा है, इस पर आपकी राय क्या है? कामयाब है, नाकाम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटीआई ने एक अच्छा पावर शो किया है और आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ, कितने लोग थे या कितने लोग कम थे या माजी के जलसों में से कम थे। इनके ऊपर नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं कि जनाब नंबर्स कम हो सकते हैं, नंबर ज्यादा हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैं तो एक रिपोर्टर हूँ और मुझे कोई इस मामले में वो नहीं है। अच्छा, जो ये जो रोल है, दो बातें आई हैं। सबसे पहले एमक्यूएम लंदन की बात कर लेते हैं जो आपने आखिर में की कि एमक्यूएम लंदन ने बोला कि गैर मुकामी लोग थे। बिल्कुल गैर मुकामी थे, लेकिन मैंने वहाँ का विजिट किया था थोड़ा बहुत और वहाँ की जो चीजें थी वो मेरे पास आती नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मुकम्मल गैर मुकामियों के कंट्रोल में था। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं पीटीआई के पास, जितनी बड़े नाम हैं वो ज्यादातर गैर मुकामी ही हैं जो यहाँ के लोकल हैं। जिस जगह पे वो जलसा किया गया है वहाँ पे के जो चपली कबाब और पूरी एक मखसूस आबादी जो है वो उमूमी तौर पे गैर मुकामी ही लोग लगते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सईद गनी की बात कर लें। जो सईद गनी ने बयान दिया या शहला रजा ने बयान दिया, तो शैला रजा के बयानात और सईद गनी के बयानात को, अब शैला रजा के बयानात को तो हम पहले ही सीरियस नहीं लेते थे। वो खासी नॉन सीरियस बातें करती थी और कर रही थी। लेकिन मुझे सईद गनी साहब पे बड़ी हैरत हो रही है। वो मुसलसिल ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि समझ से बालातर हैं। सईद गनी साहब एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर हैं। उनके वालिद साहब की बड़ी स्ट्रगल रही है और उनके वालिद साहब ने हमेशा मजदूरों के लिए बात की है और वालिद साहब उनके एक बड़े खास माकूल आदमी थे। बहुत उन्होंने उनकी वो थी, उसके लिहाज से उनकी कम से कम जो कहते हैं हम आपको उनकी रवायात या लेगेसी ही रख लेते सईद गनी। वो भी उसी तरह की सियासत कर रहे हैं जिस तरह की सियासत नॉर्मली हमारे पास लोग करने लगे हैं। मतलब उन्होंने इस दफा पहले कहा कि जनाब ये जो हम लाइट्स लगाते हैं इसको बच्चे जो है वो छर्राली बंदूक से उड़ा देते हैं, इस तरह की कोई बात कर दी। फिर बोला कराची के लोग रोते ज्यादा हैं, उसके ऊपर अब लेते हुए तो उन्होंने बोला जी जमात इस्लामी वाले जो है वो बोरियां लगा के बंद कर रहे हैं। यार ये तो मतलब, अच्छा उनसे पूछ लिया एंकर ने उसी वक्त कि जनाब आपके पास कोई एविडेंस है, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं हमें पता है कि वो कर रहे हैं और लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है। फिर बोल दिया कि कुछ लोग कर रहे हैं। अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आपके ऊपर अगर अभी तो जमात इस्लामी ने कोई इस तरह की सीटें भी नहीं ली हैं। अब माजी में जरूर उनके 2 दफा मेयर आ चुके हैं, 2 से 3 4 दफा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो इस बहुत ही स्ट्रांग थी। हाफिज नईम ने बहुत अच्छी मूव चलाई है। मुर्तजा वहाब भी जो है वो उसके जेर असर नजर आते हैं, बोलते हैं कि जनाब हाफिज नईम से पहले जहांगीर रोड बन जाएगी। अभी इन्होंने 12 से 15 अरब की कहा कि हमने कारपेटिंग की है और दीगर चीजें की हैं। कराची की कौन सी सड़क पे पैसा लगाया है आपने? तो अब इस तरह के फिर बयानात के जरिए आप चुप रहे। बुनियादी तौर पर कराची के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसके अंदर कराची के लोग लाताल्लुक हैं। अब आप इसको एमक्यूएम लंदन की कामयाबी बोलें, आप बोलें बाइकआउट मूवमेंट चल रही है, वो बोलें, जो भी बोलें, लेकिन कराची के लोग सियासी सरगर्मियों से लाताल्लुक हैं। कराची के लोग सियासी सरगर्मियों में उस तरह एक्टिव नहीं हैं जिस तरह माजी में हम देखते थे जलसे होते थे, जिसकी वजह से इस पूरी सूरत हाल में अगर हम पीटीआई का जलसा देखें तो उनकी एक बड़ी अच्छी मूव थी। उससे पहले आज जब वो आए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं इमरान खान,
लगता है उनको कराची में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कराची वाले की मोहब्बत के हिसार में इतनी मोहब्बत में इतनी शिद्दत है कि वो मजबूरन आ जाते हैं। तो जनाब नहीं हुआ ये कि फारूक, कराची फारूक, एक माइंडसेट है ना, एक माइंडसेट भी तो मूव करता है ना पॉलिटिशियंस के साथ कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो पंजाब बनाता है, तो पंजाब के अंदर अपनी सियासत को चमकाएं, सारी सीटें वहां से ले लें, तो बाकी जो मुल्क के दीगर सूबे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सियासी तौर के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये एक माइंडसेट हर पॉलिटिकल उस पार्टी का है जो कि मरकजी सतह पर सियासत करती है। पीपल्स पार्टी हो, भुट्टो साहब उनका ताल्लुक सिंध से था, लेकिन जाहिर है कि उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया कभी भी तो वो पंजाब ने बनाया। बेनजीर भुट्टो साहिबा को ले लीजिए, नवाज शरीफ ले लीजिए, या किसी को भी ले लीजिए, वो सारा के सारा फोकस यही होता है कि जी पंजाब में जाके बैठ जाएं, और वहां पर चूंकि सीट ज्यादा है तो वहां पर फोकस होगा तो आप वहां से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब देखिए ना, उनको कराची ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था 2018 के इलेक्शन में। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने चंद घंटे दिए हैं कराची को। तो क्या एक उम्मीदवार, खुद उम्मीदवार है ना वो, तो देखें उनको तो यहाँ डेरे लगा लेने चाहिए थे ना, कुछ समाजी शख्सियात हल्के की, इलाके की, मुख्तलिफ। उन्होंने, उनका माइंडसेट तो ये कि यार असल में फॉर्मेलिटी को पूरा करना है और असल टारगेट तो मौके दिया है। पंजाब है। इस पे उन्होंने जो आपने बात की है उस पे उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। उनसे ये सवाल किया गया था कि आप इस्तीफा दे देंगे, आप इलेक्शन जीत के भी इस्तीफा दे देंगे। इमरान खान साहब ने आज जिस कराची में वकला से खिताब किया, जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं, फिर बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब किया है, और उसके बाद उन्होंने खिताब किया है शाह फैसल कॉलोनी में। इन तीनों जगहों पे और उसके अलावा सहाफ़ियों से जो उनकी एक अलहदा से नशिस्त हुई है, इन तमाम जगहों पे उन्होंने, इमरान साहब ने यही बात की है कि जो हमारा मकसद है ये इलेक्शन जीतना, ये नहीं है कि हम कोई अभी दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या हम हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनका ये कहना है ये एक आज़ादी की लड़ाई है। पाकिस्तान को ये तय करना है कि उसने आलमी क़ुव्वतों के ज़ेर असर रहना है या आलमी क़ुव्वतों के ज़ेर असर नहीं रहना है। तो कुल मिला के जो बात की है उन्होंने वो ये की है कि जनाब आपने पाकिस्तान को आलमी क़ुव्वतों के ज़ेर असर रहना है या नहीं रहना, और इसी के ऊपर वो अपना पूरा मौक़िफ़ लेके लड़ रहे हैं और इसी पे उनको सपोर्ट है। जो आप इसको इसमें सैफर का मामला बोलें, अमेरिकन लीक्स बोलें, जो भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का कुछ भी इस मामले में वो नहीं है कि वो ये समझ रहे हो कि जनाब वो ये चाह रहे हो कि जनाब वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बना लेंगे या अपनी सीटों में इजाफा कर लेंगे। वो बुनियादी तौर पे ये जो सीटें जीतना चाहते हैं वो इसलिए जीतना चाहते हैं कि ये सीटें उनके हाथ में रहेंगी तो इलेक्शन का जो दबाव है वो बरकरार रहेगा। ये सीटें जीतते रहेंगे तो इलेक्शन का दबाव बनता रहेगा कि जनरल इलेक्शन करा दी जाए, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जितनी जल्दी जनरल इलेक्शन होंगे, यानी आम इंतखाबात होंगे, तो वो उनके मफाद में होंगे। ये वजह है आज इनके जलसे की भी, और इस जलसे को मेरी नज़र में जो आज़ाद ज़राए से मेरी बात हुई है, पाकिस्तान के मखसूस पॉलिटिकल हालात के अंदर और कराची के खुसूसी तौर पे मखसूस पॉलिटिकल हालात के अंदर ये जो इन्होंने काम किया है, वो इनका जलसा नाकाम नहीं करार दे सकते किसी भी तौर पे। आप ये कह सकते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं रहा, लेकिन याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ के लिए जलसे करना कभी भी मसला नहीं रहा कराची में। कराची में जब उनकी कोई भी पॉपुलैरिटी रेट नहीं था तो उस वक़्त भी, और जब भाई का दौर था और भाई की का तोती बोलता था, उस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े जलसे किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ुव्वत कराची में उस वक़्त जाँची जाएगी जब उनके एहतजाज के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुन या कराची की अवाम उस तरह निकलेगी जिस तरह उनके जलसे में आते हैं। क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं और आपके अंदर थोड़ा-सा एडवेंचर पर्सन है, आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो आपको बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिलती है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में। तो जो कराची के लोग हैं, आपको पता है उनका एक अपना डिफरेंट मिजाज है, तो वो चले जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन जलसे जुलूसों में, जाके सुनते सबकी हैं वो। तो वो ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, जलसे ऐसे नहीं होते तहरीक इंसाफ के, उसमें उनका कोई हार्ड लाइनर कारकुन जाएगा या उन जलसों की कामयाबी का मकसद, और वैसे भी किसी भी जलसे की कामयाबी का मकसद या नाकामी का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि उसको इलेक्शन में बहुत बड़ा डैंड है या ये दीगर चीज़ें। और अब देखें होता क्या है इस इलेक्शन के अंदर। बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है पीटीआई ने और उसने, और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन से भाग रही थी, और अगर पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन से नहीं भागी और पीपल्स पार्टी जनाब कह रही है कि पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन से भाग रही थी,
जो इलेक्शन कराने वाले हैं, अगर वो इलेक्शन करा रहे हैं तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीजें इलेक्शन कराने वालों ने जो है वो तो सब समझ जाए आप। नहीं नहीं फारूक भाई, ये तो बात चले ठीक है ना कि इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, जोर जबरदस्ती सही, अदालती दबाव के ऊपर सही, सारी चीजों के ऊपर जो इलेक्शन करवाने वाले हैं वो भी नहीं चाह रहे ना। देखिए स्टेक होल्डर तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एमक्यूएम नहीं चाह रही बल्दियाती इंतखाबात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि बल्दियाती इंतखाबात हो। बहाना उनका ये लग रहा है कि जी सैलाब है, सैलाब की वजह से उनकी इंतजामी तौर के ऊपर मशीनरी मसरूफ है। आपके ख्याल में कुछ सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, पब्लिकली तो बजाहिर तो सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स है ना। देखें, उम्मीदवार उनका होता है। अब आप जो जी, जिस तरह बात करना चाह रहे हैं शायद खुल के कर लें आप बात। मैं क्यों करूंगी? अरमान भाई इतनी देर से खामोश बैठे हैं। अरमान भाई मेरा ख्याल है कि जी नजर नहीं आ रहे। अरमान भाई अगर हैं तो जरा प्लीज, जरा अगर आप वापसी आ जाएं, या कोई अरमान भाई के साथ इशू आया है कि अरमान भाई मौजूद हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। बिलाल भाई आपसे मेरा तो एक सवाल है। जी 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 जी। यार कुछ जरा जहीर केस के बारे में भी हमें बताएं, क्या चल रहा है अंदरूनी खाना, क्या चल रहा है? मुलाकात के हवाले से तो मेरे पास रिपोर्ट है कि जनाब बच्ची ने फिर बोल दिया बर्फ नहीं पिघली, बच्ची ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, शौहर को मान लो, देखिए, और बच्ची ने लिफ्ट नहीं कराई, अपनी बहनों के साथ खेलती रही। अदालत में क्या चल रहा देखिए ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है फारूक भाई। अगर हम गैर जानिबदाना रिपोर्ट बताएं और जो बिल्कुल फेयर जो चीज हुई है वहां पर मैं आपको बता देता हूँ। मुलाकात हुई है, खुशगवार मुलाकात हुई है, और अच्छा हुआ है कि ये मुलाकात हुई है। अगर किसी के जहनों में कोई शकूक और शुबहात थे पेरेंट्स की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से, तो वो क्लियर हो जाएंगे। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो ये कि इसमें एक जो मुलाकात है, उसका जो असर है वो अदालती कार्रवाई पे पड़ना है आने वाले वक्त में। जैसा कि उनके जो वालिद मोहतरम है उन्होंने खुद ये वीडियो में कह दिया है कि बच्ची से मुलाकात बहुत खुशगवार में हुई है, और उन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब का शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने ये हरगिज खुद ऑफिशियली नहीं कहा कि जी, ये देखें यूट्यूबर्स का कमाल है ना, सारा के सारा कमाल तो यूट्यूबर्स का है कि उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया कि बच्ची को किडनैप किया गया, अगवा किया गया, उसने कोई बच्ची ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, तशद्दुद का बताया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई। फिर दूसरा ये भी अपने वालिद साहब ने उनके ये नहीं बताया कि बच्ची के ऊपर ज़हनी दबाव है, या वो नफ़सियाती मरीज़ा है, या उस किस्म के साथ कोई नफ़सियाती इश्यूज़ हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि 5 घंटे के बाद ज़ाहिर है कि वालिदैन को भी और बच्ची को भी एक-दूसरे के बारे में समझने का मौका मिला होगा। मुमकिन है कि माज़ी के अंदर उनकी कुछ गलतफ़हमियाँ हों, तो वो शायद क्लियर हो गई हों। दूसरा ये चीज़ है कि देखिए आज ज़हीर की जानिब से 2 एप्लीकेशनें जो दायर की गई थी, उसमें देखिए हमने तो वेलकम किया था ना, वालिदैन की जो मुलाकात थी हमने उसको भी कहा था कि अच्छी खुशाइंद बात है। एक खून है, बाप है, बेटी है और बहनें हैं। ये रिश्ता कभी भी ज़िंदगी में किसी का ख़त्म नहीं किया जा सकता, खून का रिश्ता। लेकिन आप ये देखें कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने अभी ज़हीर को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, बल्कि रिमार्क्स दिए हैं कि जी, बिल्कुल ये मुलाकात भी होनी चाहिए। तो आप देखें कि तूफ़ान बदतमीज़ी और अदालत के खिलाफ किस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो बाज़ यूट्यूबर्स की जानिब से किया जा रहा है। यानी कि देखिए, हम खुले दिल के साथ हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें इधर-उधर जज़्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। मामला ये है कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब हों या इससे पहले मोहम्मद अली मज़हर साहब हों, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सजाद अली शाह हों, या जस्टिस मुनीब अख्तर हों, सभी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं और उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है कि निकाह मौजूद है। जब निकाह मौजूद है तो ज़ाहिर है कि ज़हीर की वो अहलिया हैं, और ज़हीर को ये कानूनी तौर के ऊपर और शरीय मोहम्मदी के मुताबिक भी उनको ये राइट है कि जी वो अपनी अहलिया से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी तनाज़ुर में आज जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा है। बहुत सारे लोगों से ये हज़म नहीं हो रहा। देखिए, बात सुनिए, जज़्बाती स्टाइल से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बेसिकली अदालत जो है वो एक अपॉर्च्युनिटी फराहम की है पेरेंट्स को कि अब पेरेंट्स उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें और बच्ची के बारे में बजाय इसके कि अदालती फोरम पर एक के बाद एक एप्लीकेशन दायर करें, बजाय इसके कि वो रास्ता निकालें जो हर आदमी निकालता है हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी किसी के साथ क्राइसिस होता है। फारूक भाई, मुझे यूँ लगता है, देखिए हमारे यहाँ जो फैमिलीज़ में या ख़ानदान के अंदर या अहले मोहल्ला के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा होता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम में से हर वो आदमी जो कि चाहता है कि वो मामला हल हो,
तो वो रुजू करता है इलाके के एक ऐसे फर्द से, ऐसे गिरोह से, ऐसे तंजीम से, या ऐसे चंद अफराद से जो कि सॉल्यूशन की तरफ जाते हो, ना कि लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हो। आपने भी, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, और हमेशा से ये देखा जाता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद, ज़हीन और जो फैमिलीज़ को मिलाने वाला आदमी है, जो सॉल्यूशन निकालने वाला है, वो बंदा मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वाले जो केस के अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली कहने को मिलता है कि मिलाने वाले कम लोग हैं और तफ़रक़ा फैलाने वाले, तशद्दुद फैलाने वाले, इसमें कह लें फ़साद फैलाने वालों की तादाद अच्छी खासी है। और अनफॉर्चुनेटली इस केस को जो फ़साद पैदा करने वाले, बर्पा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया है। तो उसकी वजह से ये सॉल्यूशन नहीं निकला, अदरवाइज़ मेरा ख़्याल है, हम डेली अदालतों में देखते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा होता है। ये कहना बेकार की चीज़ है कि जी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मौजूद है। अब देखना ये है, देखिए इसमें 27 के लिए तो अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, और 27 को डेफ़िनिटली उनकी जो लीगल टीम है, उनका राइट है कि वो ऐतराज़ भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन चूँकि अदालत का माइंडसेट समझ में आ गया है, अदालत ने एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि मुखालिफ वकील को नोटिस जारी करके उनका जवाब भी सुन लिया जाए। तो डेफ़िनिटली ये बड़ी पेशरफ़्त है और ये पॉज़िटिव पेशरफ़्त है। ख्वाह वो ज़हीर की अहलिया से अब ये जो मुलाकात के लिए जो एप्लीकेशन है वो हो, या पेरेंट्स से मुलाकात हो, मैं तो इसको पॉज़िटिव देखता हूँ। चलें जी, अच्छी बात है। और बताइए बाकी। अच्छा, फारूक भाई, बात उसी तरफ आ रही थी। देखें, वो जो पीटीआई के बारे में जो चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं ना, बहुत सारे जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो मलीर वाली सीट है ना, वो निकाल ले और कुरंगी वाली सीट भी निकाल ले। ऐसे ही आप क्या हैं? देखिए, मैंने एक दोस्त है हमारे, उन्होंने मेरे से वो लिया था, तो मैंने उनसे बोला था, देखें इस वक्त जो है ना पीपल्स पार्टी ऑन ग्राउंड जो है ना बहुत ही डिफेंसिव है। मतलब ये कराची में और जिन जगहों पे हो रहा है, मतलब मलीर वाली जो सीट है, अब्दुल हकीम बलोच साहब की अपने बड़े वोट हैं। वो माजी में भी जहां जहां जाते रहे, वहां वहां सीटें निकालते रहे। और पीपल्स पार्टी की और एमक्यू दोनों के लिए मसला ये है कि उनको किसी ना किसी के ना हाथ पकड़ने की जरूरत है। किसी ने हाथ पकड़ लिया तो सीटें निकल जाएंगी, नहीं तो सीटें नहीं निकलेंगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो है, जो दो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जो पीपल्स पार्टी के फैन फॉलोइंग है या पीपल्स पार्टी के ग्रुप के लोग हैं, या जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो तमाम लोग पीपल्स पार्टी से नाराज हैं इस पूरे सैलाब की सूरत में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ये सैलाब मिसमैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो सैलाब आया उसके बाद आपने रिलीफ वर्क नहीं किया है। और बहुत सारे लोग, मैं और आप खुद क्योंकि सांगड़ वांगड़ गए थे, हमने देखा था कि लोग किस कदर नाराज हैं। इसी तरह जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी मतलब अब देखिए, मुझे बड़ा कुछ दोस्तों से मैं बोलूँ, मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं लोगों ने, पर्सनली व्हाट्सएप किए हैं कुछ दोस्तों ने, और उन्होंने बोला कि यार आप उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं बोला करें। देखिए, आप कुछ भी, उन्होंने अपना नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रखा है, तो हम उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बोलेंगे। अब हम ये कह लेते हैं कि भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद, हम ये कह सकते हैं उनको, और उनको हम सिर्फ लंदन वालों को सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, वो अच्छा, लोग नाराज अच्छा, होते हैं। फारूक भाई नीचे कमेंट्स भी पढ़ लें, आप ही के लिए आया है। बस 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 बस। तो उसमें होता ये, तो जनाब वो जो मुत्तहिदा मूवमेंट है बहादुराबाद वाली, उसकी अपनी सूरत हाल बहुत खराब है। इन लोगों ने जो है वो सेटिंग आपस में कर ली है, पीपल्स पार्टी ने, इसने, और उसके बाद पीटीएम के मौजूद सारी 13 जमातें, मतलब पीटीआई इलेक्शन जो लड़ रही है वो जनाब सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम से नहीं लड़ रही, वो पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ती, बल्कि वो लड़ती है 13 जमातों के तहत से। उन लोगों की अंदरूना खाना सेटिंग होती है कि जनाब हम नहीं करना है। एन 245 में आप देख चुके हैं, जमात इस्लामी जो है वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, जमात इस्लामी की एक अपनी डिफरेंट वो है, पॉलिटिक्स है उसकी, जो उसका जो वोटर है वो भी जो है ना, अगर किसी को वोट कास्ट करेगा ना इस पूरी सूरत हाल में, तो मुमकिन है वो तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर दें, या मुमकिन है वो बाइकआउट कर जाए, लेकिन वो पीपुल्स पार्टी को या एमक्यूएम बहादुराबाद को वोट नहीं देगा। मतलब ये मैंने पॉलिटिकली तौर पे जमात इस्लामी के लोगों से जो मुलाकात की है, जो चीजें हुई हैं, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है। अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा, पीपुल्स फारूक भाई, पार्टी को फारूक भाई, अरमान भाई काफ़ी देर से खामोश भी हैं और लोग कह रहे हैं कि अरमान भाई ही कुछ बता दें।
अरमान भाई, आज के जलसे को क्या देख रहे हैं आप? और इस तनाजुर में एमक्यूएम पाकिस्तान हो या पीपल्स पार्टी हो, ये इमरान खान के बारे में एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान जो है पॉपुलर नहीं है कराची में और उसका कोई स्टेक नहीं है, गैर मकामी है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन एमक्यूएम भी खौफजदा है और पीपल्स पार्टी भी इमरान खान से खौफजदा है, ये क्यों है? यह सही बात है बिलाल। अभी मैं भी यही फारूक भी यही बता रहे थे। और मामला यही है कि कहा यही जाता है कि जी गैर मकामी आ गए हैं और उनके जलसों में लोग नहीं है, लेकिन फिर बैलेट बॉक्स में कहाँ से वोट आ जाते हैं। और ये जो अभी हमने पिछली मरतबा देखा NA 245 में, तो 13 जमातें जिस तरफ थी उसी तरफ जो है वो सारी सपोर्ट उसी तरफ थी। और जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ जो जिताने वाली सपोर्ट है वो भी उसी तरफ थी। तो फिर ये दूसरी तरफ वाली कैसे जीत गई? या तो जो फारूक है भाई के वो बाबा। सपोर्ट वहां, हाँ बात, या तो ये वो सपोर्ट जो थी जो जिताने वाली थी वो इस तरफ आ चुकी है। अगर इस तरफ आ चुकी है तो फिर मामला जो है वो एक तरफा हो जाएगा फिर तो। नहीं और नहीं अगर नहीं, हम ये कह अरमान रहे भाई, हैं, अरमान भाई, जिमनी इलेक्शन में बहुत कम होता है चांस के कोई फारूक भाई के जो बाबा जी हैं वो कोई इधर उधर की चीजें कर दें। मतलब जाहिर जिमनी इलेक्शन में बहुत कम होता है, जनरल इलेक्शन में तो हेर फेर हो जाती है, सिस्टम बैठ जाता है। तो जिमनी इलेक्शन में चूंकि मैं पूरी इसलिए की तो पूरी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी उसमें जिमनी फिट होती इलेक्शन है। में, जिमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं दोनों इलेक्शन, जी हाँ, तो ये जिमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें अभी 237 और 239 NA 237 NA 239 पर ये जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी चांसेस यही हैं, इस वक्त भी चांसेस यही हैं कि PTI जीतेगी। और PTI के जीतने के फिर चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब मामला ये है कि जो, हाँ फर्क हो सकता है, आप जो है वो आपके बाबूजी तो जाहिर है जो बात करते हो हम हमारे हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, वो आपसे खुसूसी बातचीत होती है, तो हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि PTI की, देखिए PTI के जीतने के इम्कान होते हैं क्योंकि एक वेव आई हुई है, एक लहर आई हुई है। हमने ये देख रहे थे NA 245 में भी शायद नहीं जीतेगी, लेकिन वहां पर भी जीत गई और सरप्राइज किया था उसने। तो यहाँ पर भी जो है वो हो सकता है सरप्राइज मिले। तो लेकिन जैसे बल्दियाती इंतखाबात में भी वही वेव देख रहे हैं। हालांकि इमरान खान का अगर देखा जाए, मामला देखा जाए, तो इमरान खान ने जितने भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जितने भी पैकेज का 1200 बिलियन रुपीस का जो है उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था, वो कहाँ है 1200 बिलियन रुपीस? उन्होंने तो कहा था कि जी सर्कुलर रेलवे भी चला देंगे, उन्होंने कहा था कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल चेंज कर देंगे, बिल्कुल कराची को जो है वो एक तरक्की याफ्ता शहर बना देंगे। तो कहाँ है वो सब कुछ? कहीं पे भी नजर नहीं आया मैं, या बल्कि ना जो नाले जो थे वो नालों की सफाई तक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। और जो फिर इसके बाद जो मानसून का सीजन आया और बारिश हुई, उसमें हमने देखा कि पूरा का पूरा कराची तकरीबन डूब गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इमरान खान साहब के भी जो वादे थे वो वादे के वादे ही रहे, और कराची के लोग जो है उन या उनकी बड़ी बड़ी बातों ने कराची के लोगों को बहुत मायूस किया, जिस तरह से दीगर जो रहनुमा है वफाक में, उनकी बातों से जो है वो मायूसी होती है कराची वालों को, इसी तरह उनकी बातों से भी मायूसी हुई है। तो अगर ये देखा जाए तो वो तो बिल्कुल बात सही है कि इमरान खान साहब जो है वो यहाँ ना टाइम देते हैं ना ही अपने वादे पूरे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अब बाइकआउट का जो मामला चल रहा है, MKM मुत्तहदा कौमी मंच जो लंदन है वहां से अगर बाइकआउट होता है, या जो लोग MKM बहादुराबाद से जो मुतनफर हो चुके हैं या उनको वोट नहीं देना चाहते, वो उनकी दुश्मनी में या उनके बुग़्ज़ में दूसरी तरफ वोट डाल देते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो PTI का उम्मीदवार जो है वो जीत जाता है। अगर MKM बहादुराबाद ही जो है वो कुछ सिंसेरिटी दिखाती और कुछ सिंसेरिटी से काम कर लेती, बजाय इसके कि अब जैसे कल की बात है फिलहाल की, कल जो है वो मीटिंग हुई है गवर्नर हाउस में, जहाँ जिसमें जो है वो MKM और पीपल्स पार्टी आपस में शेर व शकर एक हो गए। साथ। ये जी बात जी। समझ में नहीं आया कि शेर व शकर कैसे हो गए। अभी थोड़े दिनों पहले आप जो है वो लाशें मिलने के मामले में इतने बरहम थे कि आप गवर्नमेंट से अलहदा हो रहे थे। आपने अल्टीमेटम दे दिया था, आपने कहा था कि जी हम अलहदा हो जाएंगे, हम जो है वो सेटअप से विफाक से भी और जो है सूबे में जो उनकी वर्किंग पार्टनरशिप है उससे भी आप अलहदा हो जाएंगे। वो इतना बरहमी तो क्या जो लाशें मिली थी, क्या उनका मामला हल हो चुका है? क्या उनके मुलजिम पकड़े गए? या वो जो उनकी चले वो कह रहे थे कि जो मुलजिम ना पकड़े जाएं, भले जितने भी मिसिंग लोग हैं वो कम से कम वापस आ जाएं, तो क्या वो वापस आ गए?
अगर नहीं आए तो फिर शीरो शकर होकर बैठे कि कैसे, क्या मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है कि हम जो है वो बाहम शीरो शकर होकर बैठे थे। तो ये जो बात शहबाज थी ये शरीफ के नमक एक नुमाइंदे आ गए थे ना, असल में शहबाज शरीफ के हाँ, एक नुमाइंदे मौजूद थे तो उसमें मैं जिन्होंने वही तो कह वो रहा हूँ, सब कुछ अरेंज वही तो कराया। कह रहा हूँ कि अगर जो है वो मामला आपके मुतालबात मंजूर नहीं हुए हैं तो फिर बाहम शेर शकर देने का मैसेज नमक पाशी के बराबर है। ये जो यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, और खास तौर पर उन लोगों पर जिनके जो है लोग मिसिंग हैं या जिनकी जो है वो लाशें रिकवर हुई हैं, उनके खानदान वालों पर तो आप जो है वो नमक के साथ साथ मिर्चे भी उनके जख्मों पे छिड़क रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज ये समझ नहीं आ रही। इस तरह की बातें हैं, इससे अच्छा अच्छा न सिर्फ लोग और मुतनफिर होते हैं बल्कि वो अगेंस्ट में वोट पड़ रहे हैं उनको, और ये अच्छा एक अच्छा बहुत बड़ा फैक्टर है। फारूक भाई, अरमान भाई आपसे भी सवाल होगा, लेकिन फारूक भाई आपसे भी सवाल है, आपसे भी मेरा सवाल है, सवाल मैं नहीं सवाल है, कर दूं? इसी से रिलेटेड है। जी जी। अरमान भाई, जैसे कि जो तो हम जैसे जो दोस्त हैं उनको तो कम से कम पता है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों जो है इस हवाले से चाहती थी कि किसी भी तरह ये इलेक्शन ना हो, और जो इलेक्शन कराने के ख्वाहिशमंद लोग थे वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। और ग्राउंड रियलिटीज जैसे कि आपने बयान की, मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि भाई ग्राउंड रियलिटीज जो है वो पीटीआई के लिए बनी हुई हैं। तो मेरी थोड़ी, और क्योंकि आप एक सीनियर हैं और काफी अरसे से इन इलेक्शंस को और उधर के मिजाज को भी समझते हैं, ये समझने नहीं आ रहा कि जिमनी इलेक्शन में आप जानते हैं कि बड़ा कम मार्जिन होता है चीजों को करने का। मतलब आप थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चीजें होती हैं किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी ग्रोह के लिए कि वो चीजों को मैनिपुलेट कर दें, लेकिन जिमनी इलेक्शन में सबकी नजरें होती हैं। पूरी पार्टी जो पूरी कैसे क्या कराची की कोई एक पार्टी है मुनासिब, तो वो अपने मुनासिब वर्कर्स खड़ी कर देती है इलेक्शन में और पूल्स के अंदर उसमें, और फिर वो वोट की हिफाजत भी हो जाती है। तो ये फैसला क्यों किया गया है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये तो अगेंस्ट जा रहा है 13 रुकनी पीटीएम इत्तेहाद के इलेक्शन कराए जाएं। मुझसे पूछे हैं आप? जी जी अरमान जी भाई, जी आपसे जी सवाल आप। करूंगा, क्या? सबसे सीनियर आप ही हैं। नहीं तो ये देखिए ना, जो आपने सवाल किया है वो एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक तरह का इत्तेहाद है 13 रुकनी का, वो यहाँ पर जो सिंध में एक साथ जो बैठ रहे हैं एमकेएम के साथ, तो वो क्यों बैठ रहे हैं और वो क्यों जो है वो इस तरफ इलेक्शन में जो जा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, जो पीटीएम है हालात वो इलेक्शन पीटीआई नहीं के जा रही। फेवर में है, हालात पीटीएम पीटीआई के इलेक्शन नहीं जा फेवर में रही, है। ग्राउंड रियलिटीज पीटीआई की फेवर में। तो जो थर्ड पार्टी है, जो कि अब्बू जी हैं, अब्बू जी क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए? देखिए, एमकेएम जो है ना, वो एक्चुअली इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये कि जो 13 रुकनी जो पीडीएम है, वो अगर इनको फायदा दे सकती है तो वो वफाक में दे सकती है, वो कराची में नहीं दे सकती। मैं एक अंदर अगर की खबर एमकेएम के शेयर करूं साथ, आपसे, जी जी, अरमान भाई, फारूक भाई, मैं अंदर की खबर आपसे शेयर करूं। जीडीए का एक इजलास हुआ है, मुस्लिम लीग जो फंक्शनल है ना पगारा साहब वाली, उसका। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो, अगर आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट क्या आगे करने जा रही है ना, तो आप उन दो सियासी जमातों की जो है वो पॉलिसीज को समझ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत गिरेगी और किसकी बनेगी। वो कौन सी हैं? वो उन दोनों का ताल्लुक सिंध से है। एक जी है हाँ। एमक्यूएम और दूसरी है मुस्लिम लीग फंक्शनल, ठीक है। एक तरफ एमक्यूएम जो है वो उसको इल्हाक हुआ है या मुआहदा हुआ है या क्या कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी से। मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक इजलास हुआ है और उसमें जीडीए की लीडरशिप भी मौजूद थी। उन्हें ये पैगाम दिया गया है, जहां से भी दिया जाना है, अब्बू की तरफ से या कहीं से भी, बाबा जी की तरफ से, कि अगली हुकूमत पीटीआई की नहीं है मरकज में, नंबर वन। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सिंध में एक नया सेटअप लाने की कोशिश है। उसमें क्या होगा, अब देखिए कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप इसको समझना बहुत ज्यादा मतलब एक जैसी है। यानी कि जीडीए जो है, मुस्लिम लीग फंक्शनल, एमक्यूएम और जीडीए की दीगर जो जमातें छोटी मोटी हैं, ये सिंध हुकूमत बनाएंगी, ये प्लान है, ठीक है। मुस्लिम लीग फंक्शनल को ये कहा गया है कि पीटीआई से आप फासले बढ़ाएं।
क्योंकि मरकज में एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाई। आप ये देखिए, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने फासले बढ़ाना शुरू कर दिए हैं पीटीआई से, इमरान खान से, और मरकज में पॉलिसी कुछ और है, यानी कि मरकज में एमक्यूएम जो है वो नून लीग के साथ बैठेगी, नंबर 1। लगता यह है कि जो पीपल्स पार्टी का ये जो दौरानिया है ना मुख्तसर सा, इसमें एमक्यूएम को शायद कहा गया है कि इस दौरानिए के अंदर आप कोई बेनिफिट ले सकते हैं पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मुशावरत कर लें और उससे को बेनिफिट्स ले लें, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है। देखिए, दो सियासी जमातें। जी जी, मैंने आपको कुछ दिनों पहले जो हमारा आखिरी लाइव 2-4 हुए थे उसमें बताया था कि जब राणा साहब आए तो उससे पहले कुछ लोगों ने मुलाकात करके एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई थी कि ये आइंदा 1-2 महीने में आपको बहुत फेवर मिलेगी, आपके मामला बहुत बेहतर होंगे। केसरी साहब उसके बाद लग गए, उसके बाद 2-4 चीजें और फेवर में हुई, और अभी देखिए कि आइंदा मुस्तकबिल में एमक्यूएम को मजीद कुछ चीजें जो है उनकी झोली में डाली जाएंगी, तो झोली में डाली जाएंगी। तो ये वाली सूरत हाल है। बाकी जो जीडीए वाली बात है, मैं बिलाल की खबर को बिल्कुल वो करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, सेकंड करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा है बिलाल ने, और ये मतलब थोड़ा सा वहां पे 1-2 लोग थे वो सरप्राइज भी हुए कि अचानक ही इतनी टून चेंज हो गई। वहां के जो मौजूद बुजुर्ग थे, यानी जीडीए के जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस थे, जो फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं जीडीए के, उनकी जब टून चेंज हुई तो थोड़ा सरप्राइज हुए। मतलब जीडीए में और बहुत सारे लोग और भी हैं जो कि माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे थे, तो वो भी थोड़े से सरप्राइज हुए थे। लेकिन जाहिर बात है वो जीडीए ने फैसला किया है कि वो करेगी। उसको जो उन्होंने रीजन बयान किया है वो भी यही है कि जनाब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उनको एतमाद में नहीं लिया गया, जो कि उनको लेना चाहिए था। जो जीडीए जो है ना, जो आपने जैसे फिलहाल तो हमने बताया कि जीडी और एमक्यूएम की जो है मामलात ऐसे हैं कि इनको देखकर पता चल जाता है कि कहाँ का रुख है। जीडी का जो जहाँ तक ताल्लुक है, खासतौर पर एमक्यूएम फंक्शनल लीग का जो ताल्लुक है, एमक्यूएम फंक्शनल लीग जो है वो जो इसका इजलास हुआ और उसमें जो फैसले किए गए, मेरे ख्याल से इसका आप इसको जो है वहां से भी जोड़ सकते हैं। जो अभी सदर साहब ने रिसेंटली एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो भी बड़ी मायने खेज बातें। उसमें जो है वो पीटीआई की जो सपोर्टर्स हैं वो तो काफी जो है वो नाराज होंगे इस बात पर। लेकिन देखिए, एक मौके पर सदर साहब ने जाके कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप जो है वो इमरान खान का जो बयानिया है उस पर, उसके बारे में जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस बयानी को की तहकीकात के लिए है, तो उसको जो है वो तहकीकात के लिए भेजा था, लेकिन वो उस बयानी से मुत्तफिक नहीं है। वो मतलब वो एक इबहम है और उसको क्लियर करने के लिए तहकीकात के लिए भेजा गया था, जबकि वो नहीं उस नहीं नहीं बयानी नहीं से अरमान भाई, एक इत्तेफाक नहीं मिनट, रखते। अरमान भाई एक मिनट, ये नहीं नहीं अरमान भाई एक मिनट, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। जी जी मेरी इत्तला के मुताबिक आरिफ अलवी साहब जो कि सदर मुमलिकत है, उनकी सरबराही में जो ऐवान सदर है उसमें कोई एक अहम इजलास हुआ था जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे और कुछ और लोग भी मौजूद थे, और वहां ये शायद तय हुआ था कि इमरान खान साहब जो है वो न्यूट्रल का वर्ड और दीगर ऐसी चीजें जो कि मुल्क में जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकती हैं उनको बराह रास्त ललकारेंगे नहीं और पुकारेंगे नहीं। और इसमें एज गारंटर जो है वो सदर मुमलिकत ने कहा था कि ठीक है जी, ये हो गया है सारी चीजें और अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इमरान खान इस सारी चीजों के बावजूद जब बाहर निकले तो वो, आपको पता है इमरान खान है, तो उसने वायलेशन शुरू कर दी। अभी जो ये खातून एंकर को जो इंटरव्यू दिया है सदर मुमलिकत ने, मैं तो यूं कहूंगा कि ये शायद इंटरव्यू दिलवाया गया और ज्यादा गर्जेबर से। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये इंटरव्यू प्लांटेड था या प्लान करके था कि जी इमरान खान को ये मैसेज दिया जाए कि अगर आप हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आप चीजों को जो प्रॉमिस किया गया है उसको तोड़ेंगे तो आपके जो सदर साहब हैं वो भी आपके खिलाफ बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया कि आई एम नॉट अ एडवोकेट फॉर इमरान, आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये चीज तो जी हाँ, वहां से भी बिल्कुल यही कहा था पैगाम आ कि गया ना। मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। नहीं, किसने हाँ, मैसेज ऐसे दिलवाया? ऐसे ये लफ्ज तो ये मामला, बिलाल जी, मैसेज किसने ये जो दिलवाया? है सदर साहब ने कहा था। नहीं, सदर साहब को किसने बोला कि मैसेज दे दें टीवी पे? आपके किसने बावजूद ये प्लांटेड इंटरव्यू कराया? हमें क्या मालूम। मुझे, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये प्लांटेड इंटरव्यू किसने कराया? आपने बोला प्लांटेड इंटरव्यू कराया। नहीं, हमने खर्चा जाहिर किया है। हाँ, ये बिलाल, ये बताया ना क्या हुआ, ये प्लांटेड कैसे था ये?
देखें, सदर मुमलिकत ने अपने सदर बनने के बाद कितने इंटरव्यू दिए हैं? नहीं बिलाल, देखिए ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप जो है वो इंटरव्यू जो भी होगा तो आप प्लांटेड कहेंगे उसको। आप प्लांटेड अच्छा अगर कह इरफान रहे हैं तो भाई, कोई आपके भी कोई नहीं, नहीं, बाबा नहीं, जी हैं या देखिए कोई मामला है देखिए इस तरह के, बहुत बड़ी खबर बता दी देना है, आप। ये बहुत बड़ी नहीं, नहीं, खबर ऐसा दी है नहीं है, इरफान देखिए। बिलाल ने आज, ये बहुत बड़ी खबर दी बिलाल हाँ ने। हाँ जी, ये देखिए, बिलाल ने देखिए, बहुत सुनिए। बड़ी खबर दी है आज प्लांटेड। आज अभी अब से चंद लम्हात पहले भी सदर मुमलिकत की तरफ से एक तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो उनके इंटरव्यू को जो पेश किया गया है, खासकर इमरान खान के बारे में कि जी, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ, उसको क्या होता है, सियाक व सबाक से मोड़ तोड़ हटकर जो है वो बयान किया बयान गया, किया गया है। सियाको हेलो? सबाक से हटकर बयान किया गया। जी, सियाक व सबाक से हटकर जो है वो बयान किया गया है और वो आज भी इमरान खान के हमदर्द हैं। तो ये सारी अच्छा, हम जी जीडीए की बात कर रहे थे जो सिंध के अंदर जो मामला था। लेकिन अब देखिए ना, मरकज़ में कुछ और पॉलिसीज़ हैं, जहाँ से भी आ रही हैं, और सिंध के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, और एमक्यूएम ने जो है वो इसी में सर्वाइव करना है। तो अब एमक्यूएम को शायद मेरे ख्याल से ये जी कामरान टसूरी साहब आ गए हैं, अब रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में बल्दियाती इलेक्शन में या बल्दियाती कवानीन में या बाख्तियार जो बल्दियाती सेटअप है उसमें एमक्यूएम को कोई रिलीफ देगी, मेरा नहीं ख्याल है। क्या ख्याल है अरमान भाई आपका? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने भी कल यही कहा था फिलहाल कि आपसे कि जो बात हुई थी और जो इनके खदशात हैं, एमकेएम के अंदर के जो खदशात हैं वो यही हैं कि जो 140A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि इसको जो है 140A के तहत इख्तियार दिए जाएं, उसमें इख्तियार जो है वो तमाम के तमाम इख्तियार शायद ना दिए जाएंगे, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला है या एसपीसीए का जो मामला है। ये इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां कहलाते हैं, ये जो है वो एमकेएम के हवाले या एमएयर के हवाले नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो ये जो सिंध गवर्नर हाउस में जो इजलास हुआ है, ये भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी थी कि कुछ लो कुछ दो वाला मामला हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि अब गवर्नर भी आ चुके हैं और गवर्नर जो है वो 4 महीने से जो है वो पेंडिंग चल रहे थे। अब गवर्नर साहब अब आ चुके हैं, मौजूद हैं, और वो एमकेएम के एमक्यूएम के गवर्नर हैं, एमक्यूएम, तो एमकेएम बहादुराबाद जो, तो उनके जो है वो नामजद करदा गवर्नर हैं। और ये जो है वो हालांकि किशोरी साहब ने भी कहा है कि हाँ जी, नामजद तो उन्होंने किया है, उनकी नामजदगी के बगैर जो है मैं गवर्नर नहीं बन सकता था। तो फारूक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मेरा एक कजन था, उसको ना, वो ना उसको गुदगुदी बहुत होती थी ना, तो जिस तरह आपने यूं किया ना, तो मैं उसको दूर से यूं करता था, वो करता था, तो मुझे वो याद आ गया, ऐसे लाइटर मोड में नहीं, नहीं, बयान नहीं, कर नहीं, रहा आप घुमा हूँ। गए, नहीं मांगी। आप घुमा गए, ये गुदगुदी आप घुमा गए हैं। यार लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हंसा भी दे, इतनी तल तल खबरें और ऊट पटांग खबरें ही बताते हैं, इतनी सच्चाई नहीं, हाँ, हजम नहीं होती। अच्छा, 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 अरमान भी एक बड़ी क्या कहते हैं, खतरनाक किस्म की खबर है मुल्तान से कि वो अस्पताल में, वो वहां से कोई बॉडीज वगैरह मिली हैं, क्या है मामला? फारूक भाई, बहुत ही खतरनाक किस्म का मामला आया है तो। सोशल मीडिया पे तो इस वक्त जो है वो बड़ा, हाँ, सोशल मीडिया पे तो इस वक्त बड़ा वबाल हुआ है इस पे, और काफी के भाई जो है वो कोई 500 बॉडीज जो है वो वहां से मिली हैं, हाँ, रिकवर हुई हैं। और बल्कि छत पे जो है वो बॉडीज रखी हुई थी और वो चील कौवे और ये सारे गिद्ध वगैरह जो है उनको खा रहे थे। तो ये एक इंसानी बेहुरमती वाली बात है, जब मतलब जहाँ यहाँ पर जो हो और वो कम है। और उसकी तस्वीर वगैरह भी आई है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और वो बहुत। नहीं, हो क्या सकता है मुमकिन तौर पर ये, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो वो मुर्दे लापता होते हैं, लाशें, उनका कोई एक्सपेरिमेंट करके उन्हीं को छत के ऊपर फेंक दिया, और मिसाल के तौर पे बच्चों को सिखाने के लिए, डॉक्टर्स, एमबीबीएस या इस तरह की कुछ चीजें करने के लिए भी एक दौर में तो होता था ना। देखें, यूरोप के अंदर तो अल्लाह माफ करे कि जिंदा इंसानों के ऊपर तजर्बात होते रहे हैं। यूरोप के अंदर तो इंसान जिंदा है और उसको जो है वो उसके बॉडी पार्ट्स, ये भी तो है मुमकिन है कि ये ऐसे अफराद हों जिनको मुख्तलिफ हादसात में लापता हों, इनकी फैमिलीज का पता ना चला हो, और इन पे फिर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, फिर इनको छतों के ऊपर डाल दिए। और लेकिन ये 500 तो नहीं लग रहे हमें, जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन वीडियो के ऊपर 500 का जिक्र आ रहा है फारूक भाई। अच्छा, ये यंग डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है इस हवाले से ना, हाँ, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो हमारे दोस्त हैं, सुल्तान साहब,
उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा था कि इसको हम यूं कहते थे कि ये जो बॉडीज होती थी जिनका कुछ नहीं होता था, उनको पोस्टमार्टम हो जाता था, उसको एक बहुत हाँ, मखसूस अरसे तक उनको रखा जाता था, फिर वो एनाटॉमी के डिपार्टमेंट के हवाले हो जाते थे। जो ठीक है, एनाटॉमी बिल्कुल। एनाटॉमी डिपार्टमेंट था, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके ऊपर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था, मतलब मेडिकल के तालिब इल्मों को ये पढ़ाया जाता था, और उसके बाद उनकी बॉडीज को जो है ना वो वहां रख दिया जाता था, और उसके बाद जो उनकी बॉडी से सब खत्म हो जाता था, तो उसके बाद उन बॉडीज की जो हड्डियां हैं फिर उस पर पढ़ाया जाता था, और ये सारी चीजें जो होती थी वो फिर हॉस्पिटल की मलकियत होती थी। मतलब हॉस्पिटल को पता होता था कि ये फला बॉडी जो है वो हमें उस जगह से आई थी, लेकिन क्योंकि वो अरसा एक मतलब उसका एक मखसूस टाइम पीरियड था जिसके गुजरने के बाद उनको यूज किया जाता था। अच्छा, उसका उन्होंने कहा था कि माजी में ऐसा होता रहा है कि इसी तरह कि किसी जगह पे उनको रख दिया जाता था, क्योंकि वो फ्रीजर में नहीं रखी जा सकती थी वो ठीक बॉडीज है। जो खराब उनके पास पहुंचती थी, यानी किसी ऐसी जगह से कोई बॉडी मिली जो कि बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, बहुत खराब जगह पे है, तो उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जो हो अगर हो सका, जितना हो सका वो करने के बाद फिर उनको किसी ऐसी जगह पे वो कर दिया जाता था। अब जगह की कमी, दीगर मामलात उनको उधर कर दिया। अच्छा, अब मीन्स ये हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए ना, एक्सपेरिमेंट के लिए कि गलती कितने एक्सपेरिमेंट अरसे नहीं, में ये है। एजुकेशन का हिस्सा है, ये एजुकेशन का हिस्सा है, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो डॉक्टर से मेरी ठीक है। बात हुई उनका कहना है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। उनका ये कहना था ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बॉडीज की जरूरत होती है। अरमान भाई भी ये बात जानते होंगे, और मैंने भी जो है वो कोशिश की है कि एक दफा मतलब मुख्तलिफ जगहों से कुछ इस तरह के जो ये होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं ना, और ये मतलब बहुत मुश्किल होता है उनको लेना, बॉडी पार्ट्स के हवाले से जो पूरा वो उसको ढांचा होता है पूरा, उसको लेना होता है और चीजें करनी होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट मतलब उनके हवाले कर देती थी, और इसके बाकायदा रूल रेगुलेशन सारी मौजूद हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो गई। बस हुआ ये है कि वहां पे अस्पताल के पास जगह नहीं होगी, और उन्होंने माजी की तरह किया। अब सोशल मीडिया का दौर है, एक छोटी तस्वीर को लेकर बहुत ज्यादा होता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। शुरू में जो अब तक अस्पताल इंतजामिया ने जो चीजें शुरू की बयान की हैं उसके मुताबिक इन बॉडीज का रिकॉर्ड भी मौजूद है, इन चीजों का सब कुछ मौजूद है। अच्छा, ये जो बात एक नया मफरूजा है ना, देखिए मैं उसको बहुत शदीद तरीके से जो है ना उसकी मुखालफत कर रहा हूँ फिलहाल, जब तक इसका कोई सबूत नहीं आ जाता। मेरी ये खुशफहमी है कि जो आप अफवाहें फैलाई जा रही हैं कुछ अनासर की जानिब से कि जनाब ये मिसिंग पर्सन थे या ये वो थे या दीगर थे और उनको इस तरह फेंक दिया, ऐसा नहीं है। माजी और जो हमारा गुजरा है और हाल में भी अब तक कोई मिसिंग पर्सन के हवाले से इस तरह नहीं हुआ कि वो बिल्कुल गायब हो गया। और अगर वो नहीं गायब भी हुए हैं या वो मर भी गए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उनकी तदफीन होती है बाकायदा। फारूक भाई, उनको एक इस और भी तो चीज है तरह ना। फारूक भाई, एक और भी तो चीज है ना कि ये भी तो है मुमकिन है कि ये लावारिस बॉडीज हो और इनके ऑर्गन्स जो है वो उसमें कोई उनको कुछ स्मगल करने का भी ऐसा सीन हो सकता है ना कि देखें हमारे यहाँ तो हर चीज मुमकिन है ना। देखें पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका ट्रांसप्लांट या उनकी जो दीगर मामलात के हवाले से पूरा गैंग काम करता है। अच्छा, ठीक उस है। गैंग को ये लावारिस लाशों की जरूरत नहीं है, और बॉडी जो आप जैसी आप मरते हैं आपकी सांस निकलती है उसके बहुत ही घंटों का मामला होता है, उसके बाद आपके पार्ट्स किसी काम के नहीं होते किसी के, गलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो गलना शुरू हो जाते हैं। 48 आवर्स के बाद आपका पेट फट जाता है, उसमें से सही है। कीड़ा निकलना शुरू हो जाते हैं, और आप घंटों में आप पूरे आपको जो इंसान अपना आपको इतना तुर्रम खान समझता है ना, उसको घंटों में कीड़े खा के फारिग कर देते हैं, और उसके लिए दिनों और हफ्तों की जरूरत नहीं होती है। ये तो अल्लाह के बुजुर्ग ही होते हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं जिनकी बॉडीज जो है वो महफूज रहती है और बिल्कुल पाबंदा रहती हैं। वरना तो आम इंसान की बॉडी जो कि आम इंसान का मामला है उसको फिर ऐसे ही जाता है वो। तो देखें, नहीं तो आपको ये क्या लग रहा है, मतलब जाहिर है कि लेकिन फिर भी इस तरह अगर लावारिस बॉडीज भी हैं तो इस तरह तो छत के ऊपर या आप वहां तो नहीं रख सकते ना, ये तो बहुत ही खतरनाक, मतलब अब जाहिर है कि इंसान जिंदा हो तब भी तकलीफ। देख अरमान मैं भाई ये क्या कहेंगे इसके मैं यहाँ मैं यहाँ अरमान ये भाई क्या कहूंगा, कहेंगे आप? हाँ मैं ये कहूंगा, देखें जो मामला स्मगलिंग का आपने बताया, स्मगलिंग का जो मामला होता है
वो गुर्दे का अगर स्मगलिंग हो रही है तो गुर्दे का स्मगलिंग मरने के बाद नहीं होती है। गुर्दे की स्मगलिंग जो गुर्दा अगर चेंज होता है वो जिंदा आदमी का चेंज होता है और उसी वक्त चेंज होता है। एक आदमी एक तरफ जो है वो जिसको गुर्दा चाहिए होता है वो लेटा फारूक भाई सुन पा रहे हैं अरमान भाई को आप? नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा। अरमान भी बात जो कह रहे हो मैं बता देता हूँ। गुर्दे हाँ के जो चेंज होने का प्रोसेस होता है वो बता रहे थे कि आपका ब्लड सैंपल्स और दीगर चीजों के मैच होना जरूरी होता है। गुर्दा मतलब इस तरह होता है कि जैसे आप लेटे में फिल्मों में होता है ना, जैसे जी जी फिल्मों में जी जी। होता है इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा होता है, वो वाला मामला होता है। हम्म। जी अरमान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप फारूक भाई सुन पा रहे हैं आप अरमान भाई की बात? अरमान भाई हम आपको नहीं सुन पा रहे, और आप जो है वो जाकर अगर वापस आए तो एन मुमकिन है कि हम आपको सुन पाए। जी फारूक भाई इसको कंक्लूड करें आज के सेशन को, तो फिर इंशाल्लाह से हम जो है वो इजाजत चाहेंगे अपने देखने वालों से। और लोगों ने ये सवाल किया है इसी हवाले से, जो कि अच्छा एक और चीज सवाल आया है पॉजिटिव का कि जी क्या आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के पोस्टमार्टम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है? पॉजिटिव सच्ची बात यह है कि इस बारे में मेरे इल्म में नहीं है। फारूक भाई आपके इल्म में कोई ऐसा है? नहीं, फिलहाल अभी तक किसी ने रुजू नहीं किया। अच्छा ये अमरीन ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि जो भी है मामला ये लाशों को रखने का, लेकिन फिर भी कम से कम ये जो तरीकेकार है ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। बिल्कुल और सही बात। ये भले से ये और भी कमेंट्स हैं जी और आप लोगों के। ये जी अफशीन मंसूर ने कहा है कि जी लावारिस जो लाशें हैं ये किसकी हैं? और अरमान भाई आप बता दें इसके हवाले से थोड़ा सा देखिए कुछ अगर लावारिस लाश मालूम। जो भी लावारिस लाश तो एक तो ये होती है कि नहीं जी हम अरमान भाई को नहीं सुन पा रहे जी। फारूक भाई बस मैं इसको कंक्लूड, हम इसको इख्तिताम पे जाते हैं। और बस यही है कि अच्छा आज कराची ये में अमरीन ने कहा है कि जी फारूक भाई से राब्ता कैसे कर सकते हैं? तो फारूक भाई आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा या अभी बता दें, तो आपको ईमेल करके जो लोग भी राब्ता करना चाहें तो वो आपसे राब्ता कर सकते हैं। तो आप अपना ईमेल जरा दोहरा दीजिएगा। जी बिल्कुल बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लाइव सेशन को देखा। इमरान खान साहब जा चुके हैं कराची से, और आज मुख्तसर चंद घंटे दिए हैं कराची में उन्होंने। हालांकि वो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट तो हालांकि बिस्तर लगा लेता है अपने हलके में और कहीं नहीं जाता, अपने घर भी नहीं जाता। और हमने ऐसा देखा है कि एक कैंडिडेट ऐसा जिसका किसी दूसरे शहर से ताल्लुक होता है तो वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि मुमकिन है कि पीटीआई के दोस्त नाराज हों, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से, लेकिन चंद घंटे आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो इस हल्के के अवाम से नहीं बल्कि ज्यादातर वक्त जो है वो हल्के के अवाम के बाहर गुजारा है। यानी कि कराची सिटी कोर्ट गए हैं, गुलिस्तान जौहर गए हैं, ताजिरों से मुलाकात की है, बल्दियाती उम्मीदवारों के नुमाइंदों से बात की है, मीडिया पर्सन से बात की है। जो उनका थोड़ा सा वक्त था वो शाह फैसल के अंदर जो जलसा हुआ है उसमें उन्होंने निकाला है। अदरवाइज वो फिर दोबारा से रवाना हो चुके हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो एमक्यूएम ने एमक्यूएम खासकर एमक्यूएम लंदन ने ये कहा है कि जी ये एक नाकाम जलसा था। सईद गनी साहब वो पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जी बदतरीन नाकामी है इमरान खान की और खासी तनकीद का निशाना बनाया है इस हुकूमत ने। और जो सूरत हाल है वो हमने आपको बताई है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अरमान साबिर भी के व्लॉग देखते रहें, उसके लिए अरमान साबिर व्लॉग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा फारूक भाई का जो है वो रिपोर्टर्स 21 है, और करंट अफेयर्स के बिलाल और नई खोज जो है वो मेरे चैनल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह से एक नए लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।